डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, ये सीरीज जारी है, बैक टू बैक एवरी डे। आज लेकर के हम आए हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यूनिट 10, उसके लेटेस्ट 10 साइकिल के पेपर्स को। ये पार्ट है यूजीसी नेट की थीम वाइज लेटेस्ट 10 साइकिल्स पेपर एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस and understanding the concept and information behind these questions for the future examination, particularly for June 2026. Let us begin. ये है इसका सिलेबस। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग अब कल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन गौर से देख लीजिए। इसमें बेसिकली जो है गवर्नेंस के इशू हैं, अकाउंटेबिलिटी की हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस है, जितने भी राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस सिस्टम, ओम्बड्समैन, लोकपाल, ये सब है। और फिर ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट है, और पब्लिक पॉलिसी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज की भी बात है, लाइक हेल्थ के हैं, हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, मनरेगा है, एनएचआरएम हेल्थ, एनएचआरएम एंड आरटी है, राइट टू एजुकेशन। एंड कैसे पब्लिक पॉलिसी को मॉनिटर इवेल्यूएशन करते हैं, इस पे है। आइए एज यूजुअल सबसे पहले दिसंबर 2025 जो लेटेस्ट पेपर है उसको देखते हैं। ये बहुत ही लॉप साइडेड पेपर था। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो ये जो यूनिट है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इससे कुछ क्वेश्चन निकलते हैं। खास करके एक इन्होंने जो कंप्रीहेंशन था, वो पंचायती राज पे जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता, वो दे करके इन्होंने 5 क्वेश्चन एक तरह से दे दिए, और 2 क्वेश्चन इन्होंने इधर उधर छिटके हुए पूछे हैं पंचायती राज से ही। तो बहुत ही लॉप साइडेड पेपर है, वेरी वेरी बैड काइंड ऑफ वर्क बाय एनटीए। फिर भी चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पे है, और ये पूछते हैं, देखिए क्या बेकार के क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ। वी ऑल नो कि 1966 में, बट कैन यू बिलीव 17 मार्च, 21 मई, 5 जनवरी, कौन याद रखता है। दिस इज वन एग्जाम्पल। इसको एक आप एक उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि एनटीए कहाँ जा रहा है, किस टाइप के वो स्टूडेंट को देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए, जो इस तरह से बच्चे के जैसा, थर्ड क्लास के बच्चे के जैसा रूट लर्निंग करे। ये वो एक्सपेक्ट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। यदि ऐसे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो वो क्या अपने स्टूडेंट को बताएंगे, और इंडिया कहाँ जाएगा। ओके, एनीवेज इसका आंसर जो है 5 जनवरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फर्स्ट एआरसी के जो चेयरपर्सन पहले थे मोरारजी देसाई थे। बाद में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो के हनुमंतैया जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि इन्होंने इसी एआरसी ने जो है लोकपाल की अनुशंसा की थी, जिसको कि बहुत साल लगे, 40 साल से अधिक लगे बनने में। बनने के बाद भी क्या हुआ, इसने अल्टीमेटली जो है 20 मेजर रिपोर्ट्स दिए थे, जिसमें 537 रिकमेंडेशन थे। पता नहीं उन रिकमेंडेशन में कितना लागू हुआ। इससे जुड़ी हुई ये है कि सेकंड एआरसी, उसके बाद तो कोई एआरसी बनी भी नहीं। सेकंड एआरसी जो है 2005 में स्टैब्लिश हुई थी, वो भी 31 अगस्त को। इसलिए दे रहा हूँ कहीं आगे ये ना पूछे कि कब हुई थी। और इसके जो चेयरपर्सन थे वीरप्पा मोइली थे, इन्होंने अपनी 15 रिपोर्ट दी थी। ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। मैंने देख लिया इसलिए मुझे नहीं याद है। यहाँ पे मैंने सीधा आंसर दे दिया है। ये जो कमिटी है, हु रिमेम्बर्स, माय गॉड, सुपर डुपर। अब जो मैं कह रहा था कि इन्होंने एक कंप्रिहेंशन दिया है, जो जनवरी 1957 में एक कमेटी बनती है, बलवंत राय मेहता कमेटी, और वो उसको बनी तो थी कि वो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कॉन्सेप्ट थे, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो खेत में कैसे पहुंचे, इसके लिए किसानों को मतलब जोड़ने की, साइंस टेक्नोलॉजी से, जो लैब से एंड ऑल, तो उसके लिए बनी थी। लेकिन ये कमेटी अल्टीमेटली जो है वो अपनी रिकमेंडेशन ये देती है कि 3 टियर पंचायती राज होनी चाहिए। जो गांव के लेवल पे पंचायती राज, या ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। अब देखो क्वेश्चन इससे इतने आसान आते हैं कि फॉर्चुनेटली 10 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल 10 में 10 आपको लाना चाहिए। 90 की ही तैयारी एक तरीके से आपको करनी है। एज पर द पैसेज, बलवंत राय मेहता कमिटी प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एज पर द पैसेज बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ। तो यहाँ पे आप देखो, ये इन्होंने क्या कहा, अल्टीमेटली टू बी नॉन पंचायती स्पेसिफिक इंक्लूडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर
this इन्होंने ये कहा, the committee submitted its report in the recommended establishment of the scheme of democratic decentralization. So that is pretty easy. Passage, in the passage, Balwant Rai Mehta committee recommended for the district level Jila Parishad. And passage, when was the Balwant Rai Mehta committee appointed? तो जनवरी 1957। अब डेट तो इन्होंने यहाँ नहीं दिया, तो डेट भी आपको याद रखने की ये सोचते हैं। As per the passage, Balwant Rai Mehta committee was appointed to examine the working of a community development program and national extension service. Easy है, very easy। इससे पहले कि आप जो जो अब इसके पहले वाले जो साइकिल हैं, लाइक जून 2025, जिसको कि मैंने एज इट इज छोड़ दिया है पिछले नैरेशन को, आप देखें। आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि यदि आप अपने चांसेस को यूजीसी नेट पॉल साइंस के जून साइकिल के लिए बूस्ट करना चाहते हैं, तो सुपर रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। आप उसका रिकॉर्डेड, अभी जो है 3 क्लास हुए हैं, 4 क्लास और होने हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, तो समझिए एक तरीके से आपने पार्टिसिपेट कर लिया। एंड यू विल एंजॉय दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये इतना यूजफुल होता है। आप यदि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि अभी भी 1 वीक बचा है एग्जाम में, यदि आप ये दोनों बुक आप अमेजन से लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट ऑथेंटिक जो रिसोर्स है वो है। ऑफ कोर्स ये किंडल वर्जन में है, बट मेरे स्टूडेंट अब काफी ज्यादा डिजिटली अवेयर हो रहे हैं, तो आई होप कि आप इसको अपनाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है सबसे लेटेस्ट जो पेपर है हमारे पास पॉल साइंस के जून 2025 साइकिल, उसके क्वेश्चन जो मैं सोच पाया हूं कि ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से बहुत थोड़े से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप इसको कई बार कंफ्यूज हो करके आप इसे पार्ट भी समझ सकते हैं इंडियन पॉलिटी के और कई बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। So let us see what question I could pull out from the June 2025 Pol Science paper. फर्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही है, सभी जो है जो डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप उसको गवर्नेंस के स्कीम समझ सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी स्कीम समझ सकते हैं, उसके क्रोनोलॉजी पे है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5 इन्होंने जो है मिशन या स्कीम पूछे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देन राष्ट्रीय देन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये भी पॉलिसी का पार्ट होता है। देन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसमें सस्ती दवाइयां मिलती है। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड बनाया गया था काफी पहले, 1964 में, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो तो और भी पहले बनाया गया था। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने हमेशा कहा है कि आप ब्रूट नॉलेज से नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसे नहीं है कि आपको सब पता होगा, उसके लिए तो आपको सालों साल कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। आपको बुद्धिमानी से करने की जरूरत है। लाइक आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपको पता होना चाहिए। जो कुछ मिशन मोदी सरकार के आते आते ही लॉन्च हुआ था, लाइक जन धन है या स्वच्छ भारत मिशन है, पहल योजना है, उसी तरह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी 2014 में ही लॉन्च होता है। ये आपको लगभग पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये सब जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है या जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब बहुत पहले लागू हुआ होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि 97th अमेंडमेंट जो है 2011 में आता है, उससे कोऑपरेटिव को फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। तो उससे आपको इसका थोड़ा बहुत अंदाज लेना चाहिए कि सब काफी पहले हुआ होगा, उससे बहुत पहले। यदि ऐसा आपको लगता है, और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है ये 1995 के बाद अमेंड हुआ था 2016 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब पता होना चाहिए। वाइड रेंजिंग आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये सब पता होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो 2016 में रिवाइज्ड वे में लागू की गई। तो यदि ये सब आपको पता है तो आप थोड़ी बहुत इसको गेस कर सकते हैं। आप गेस ये कर सकते हैं कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के से कोई नया इसमें नहीं होगा, तो बी से अंत होता हुआ होगा। यदि आप ये गेस कर पाते तब तो ये ऐसे ही क्रैक हो जाता है। लेकिन यदि नहीं भी कर पाते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो है राष्ट्र, आप इस तरह समझिए, मान लीजिए यदि आप ऐसे समझिए कि फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है पहले बना होगा और राष्ट्रीय गोकुल मिशन बाद में आया होगा। सपोज यदि आप इस तरह से देखते हैं, तो डी पहले आया, ए बाद में आया। अब आप देखिए कि डी ए किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो इससे कोई फायदा आपको नहीं हुआ। लेकिन यदि आप यहां देखिए कि यदि आप ये गेस कर पाते हैं
कि पहले प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आया होगा और फिर जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आया होगा, सपोज ये आप गेस कर पाते हैं, तो सी बी है। अब यहाँ देखिए ये बी सी है तो इससे कट गया ये, यहाँ बी सी है तो कट गया, और यहाँ सी बी, तो केवल सी बी जो है इसी दो में है, तो 50-50 गेम आप खेल सकते हैं। इस तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत हो। वैसे यहाँ पे मैंने सारा दे दिया है, ऑफकोर्स मैंने भी देख के दिया है, मैं भी इसको याद नहीं रखता हूँ, और इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल, लेकिन आप इससे एक आइडिया मिल सकता है किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि जीवीके राव कमेटी जो पंचायती राज पे बैठी थी, प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश किया था 1985 में, और ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में रिकमेंड करते हैं। उसी पर जो है 74th अमेंडमेंट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो बात आई है वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आई है, तो 1985। जब ये आप देख ही रहे हैं तो एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो देख लीजिए। दांतेवाला कमेटी 1978 में स्टैब्लिश होती है, वो भी ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे स्टडी करती है कि कैसा होना चाहिए। और हनुमंथा राव कमेटी बैठती है, अब इसका ईयर देख लीजिएगा, ये भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन उसी टाइप के डिफरेंट मिशंस हैं, डिफरेंट योजना है, लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आपको पता होना चाहिए 2015 में आई है, 14-15 तो जरूर पता होना चाहिए। इसके तहत जो है पूरे इंडिया भर में स्किलिंग की जो है वो शुरू की गई। वैसे क्या परिणाम रहा इस पे डिबेटेबल है, लेकिन शुरू तो की गई। देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना जो है, ये जो अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं, जो किसी और अनऑर्गेनाइज वर्कर किसको बोलते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, कहीं कोई प्राइवेट कोई कोई काम कर रहे हैं, कोई छोटी सी दुकान है वहां पे काम कर रहे हैं, किसी होटल में रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ कोई मतलब कोई लेखा जोखा भी नहीं कहाँ कौन काम कर रहे हैं, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में अधिकतर लोगों को काम देता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोलते हैं जो कि रिकॉर्डेड है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि यहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और गवर्नमेंट की जो लेबर लाइसेंस ये सब लागू होती है, वो बहुत एक छोटा सेक्टर है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा है, 90% लोग कहते हैं इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। उनके लिए जो है ये पेंशन की योजना थी, श्रम योगी मानधन योजना। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बाद ही आया होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यदि आप ये अंदाज लगा सकते हैं तो आप इसको ऐसे सोचिए, ए बी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बी ए आपको मिलता है, तो ए बी तो ये तो चलो ठीक है, ए बी, ए बी, यहाँ बी है, तो एक तो चलिए उड़ गया, एटलीस्ट वन आपने हटाया। देन आप ये सोचिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो आयुष्मान भारत के बहुत बाद आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत कब आया है ये आप कभी भूल नहीं सकते, यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, 2018 में आया है। तो उसके कई साल बाद जो है गवर्नमेंट ने ये डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत का लॉन्च किया, कि जितने हेल्थ रिकॉर्ड है उसको डिजिटल फॉर्म में लाया जाए, जिससे कि हम समझ पाए अपने इंडिया के हेल्थ को, कि कैसे हेल्थ के इश्यूज हैं, जो उनको कैसे ठीक किया गया एक बीमारी को, तो दूसरे जगह भी उसको हम लर्न कर सकते हैं, लर्निंग। तो इसके लिए किया गया। तो आप हमेशा अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये 2018 के बाद होगी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 में ही, तो इसका मतलब ए पहले आया, ई बाद में आया। तो ए ई को चलिए सर्च करते हैं। अब यहाँ देखिए ए ई तो है इसमें, तो ये ठीक है, ए इसमें भी है, और ए इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं। मतलब इससे क्या हुआ कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो चुना था ए आपको हर जगह जो है मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, इसका मतलब ये वैसे भी डबल क्रॉस चेक हो गया कि ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब इसी तरीके से यदि आप मिनिमम वेजेज एक्ट लाइए, तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम वेजेज एक्ट कब से है। को ये तो अंदाज होगा, यदि आप इतना पढ़ते हैं एक्ट्स एंड ऑल गवर्नेंस की, बहुत पुराना होगा। इसका मतलब पहले सी आई होगी और तभी ए आया होगा। और इस नॉट ओनली दैट, पहले सी आई होगी फिर बी आई होगी। तो चलिए सी ए सी बी ढूंढते हैं। तो सी ए इसमें है, सी ए इसमें है, लेकिन इसमें ए सी है, तो ये भी गायब हो गया। देखिए एक और गायब हमें हो गया। और सी बी यदि हम ढूंढे, तो यहाँ पे सी बी है, यहाँ पे सी बी है, तो यही दो जो है बच जाता है। अब इन दो में आप देखिए कि लास्ट में जो है बी है और ई है। बी है प्रधानमंत्री श्रम योगी, और ई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यहाँ पे आके आप हाथ से कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ 50-50 है, गेस वर्क है। पहले जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना आया है 2019 में, और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में। इसका मतलब ये है कि
जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से अंत होता हुआ जो है वो सही होगा। तो इस तरीके से आपको इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि ब्रूट नॉलेज से। एटलीस्ट 50-50 तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्च। अगेन जो है आपको लगता होगा सब ये सब एक ही तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में, तो ये आपको एक अंदाजा भी लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो ढेर सारे जो है 20-25 अभी हाल में जो पिछले 2-3 सालों में जितने योजना लॉन्च हुई है, लाइक मिशन कर्मयोगी से लेके और विश्वकर्मा योजना एंड गिग वर्कर्स के लिए, एंड जितने भी स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, पीएम गति शक्ति, कर्म योगी, ये सब जितने भी स्कीम है वो, और फिर जो शुरू में जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय में जो उन्होंने योजना लॉन्च की थी, जो मैंने बताया भी आपको 2014-15 में जन धन से लेके पहल और स्वच्छ भारत, उन सबको भी थोड़ा याद कर लीजिए। बीच वाले को यदि आप, जो 2020 में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कीम आए थे, लाइक आत्मनिर्भर से लेकर के, और जो कोरोना के काल में तो रोजगार के लिए जो उन्होंने किया था वो, जैसे अभी जी राम जी लेके आए हैं, तो इस सब पे काफी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं सीधा ही आपको दे रहा हूं, मैं सेम मेथड बोलूंगा तो काफी देर लगेगी, लेकिन उसी मेथड से आपको करना है कि पहले कौन आया बाद में। जैसे नमामि गंगे भी वो स्कीम है जो कि 2014 सब में आई है। तो 2014 वाले स्कीम लगातार पूछे आते हैं। जब मोदी सरकार आई थी तो बहुत सारे नए नए स्कीम लेकर के आई थी, उसमें से जन धन, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, पहल, ये सब स्कीम थी। तो नमामि गंगे उस टाइम की स्कीम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत जो है उसी साल अक्टूबर गांधी जी के जयंती पे हुआ था, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, अक्टूबर 2। स्वामित्व स्कीम जो है, जैसा मैंने कहा, ये सब कोरोना काल की है। स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 2021 में। और कर्तव्य पथ तो बाद में, आप ये अंदाज लगा सकते हैं, कर्तव्य पथ सबसे बाद में आई है, जो राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला गया। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होगी, सभी डी से अंत हो रहे हैं, तो इससे आपको फायदा नहीं है। लेकिन यदि आप ये समझ पा रहे हैं इसमें कि नमामि गंगे सबसे पहले लॉन्च हुआ होगा, तब आपका काम बन सकता है, क्योंकि एक ही जो है अम, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है कि नमामि गंगे ई में है और ई से कोई शुरुआत नहीं हो रही। आई डोंट नो, इसका मतलब ये कुछ इसमें प्रॉब्लम भी होगी, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जरूर इसका आंसर भी गलत होगा, अदरवाइज ई से शुरू होना चाहिए, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको चैलेंज किया गया होगा। रिपीट, आप यहाँ पे जो है देख लीजिए जिस तरह से है और याद कर लीजिए। आइए देखें कि दिसंबर 2024 जो सेकंड लेटेस्ट पेपर है, उसमें से इस टॉपिक पे, इस थीम पे, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी ऑन पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की है। सब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा यदि आप उस जोन में होंगे, जैसे मैं हमेशा देखता रहता हूँ। जीवी के राव कमेटी प्लानिंग कमीशन ने 1985 में इस्टेब्लिश किया था। अशोक मेहता कमेटी जनता पार्टी ने 1978 में। एल सिंह भी राजीव गांधी के टाइम में हुआ था 86 में। और पी के थूंकर मुझे लगता है 1998 में हुआ था, थुंगन कमेटी। इस बेसिस पे आप सबको कर सकते हैं, लेकिन कई तरीके से आप देखिए, जैसे कि सी बी, पहले जो अशोक मेहता कमेटी 78 और फिर बी जो है जीवी के राव 85। तो सी बी को यदि आप देखें तो यहाँ बी सी है, खत्म हो गया, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी बी है, यहाँ सी बी। इसका मतलब 50-50 गेम आपने जो है खेल लिया। अब यहाँ ए और सी है, तो ए है बलवंत राय मेहता और सी है अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता पहले आएगा, इसका मतलब कि ए वाली सही है, तो ए। तो इस बेसिस पे, इस तरीके से आप एक ही दो जानने के मतलब कारण ही आप क्रैक कर सकते हैं। आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा भी जानता हूं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। 97 देखिए, नमामि गंगे के बारे में है, जो कि इससे आप क्रैक कर सकते हैं कि ये मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है। तो 2006 में तो मोदी जी आए नहीं थे प्राइम मिनिस्टर में, तो बी डेफिनेटली रॉन्ग है। अब बी को मैं जैसे ही यहाँ एलिमिनेट करता हूँ, अब ये इनकरेक्ट ऑप्शन कहते हैं। इसका मतलब कि इनकरेक्ट ऑप्शन में बी जरूर होना चाहिए। तो बी जो है, आपको कमाल लगेगा कि केवल एक ही ऑप्शन में बी है। इसका मतलब सीधा क्रैक हो गया केवल ये जानने से कि 2006 में ये जो है नहीं आया है। बाकी पढ़ लीजिए कि क्या गलत है, इसका बजटिंग का भी गलत था, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए जो आपको बम्प कर सकता है, बिल्कुल आपको सरप्राइज कर सकता है। आप जानते हैं तो जानते हैं, व्हेन द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 was amended to provide for the establishment of the permanent लोक अदालत for public utility service। public utility service मतलब बिजली, पानी, गैस, ये सब जो पब्लिक यूटिलिटी है, उसमें यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द जनता जो सर्विस पा रही है, तो फिर उसके डिस्प्यूट को परमानेंट जो है लोक अदालत में ले जा सकता है, कोर्ट के बजाय या कंज्यूमर कोर्ट के बजाय। तो ये 2002 में ये अमेंडमेंट होता है, लेकिन
जैसे मैंने कहा आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 बनी है, ये कहीं आपको और काम दे सकता है, इसको भी याद कर लीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन तो नया आपको पता लगा ही। अब आइए जून 2024 के क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन आंसर का दौर, कुछ डिस्क्लेमर, बहुत कम क्वेश्चन मैं खोज पाया हूं जून साइकिल में। पता नहीं इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। पब्लिक पॉलिसी से तो ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिखता ही नहीं है। कुछ पॉलिसीज के बारे में जनरल जानकारियां जरूर हैं। चलिए देखते हैं जो कुछ भी क्वेश्चन मैं निकाल पाया हूं, कल आउट कर पाया हूं उस पेपर से। जून 2024 की ये पेपर एक दिन बाद ही अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई थी। एक ही शिफ्ट में हुई थी पेन पेपर में, लेकिन हमें मिल गए थे 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में। उसमें से देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के कौन से क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई इज ए मींस ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी ड्यू टू। इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। ये ओपननेस को लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है और अकाउंटेबिलिटी लाता है। ना ही ये सेक्रेसी को मेंटेन करता है और ब्यूरोक्रेटिक रेट टेपिज्म को बढ़ाता है। जस्ट उल्टा, और इतना आसान है कि कोई भी बी और डी को काट सकता है। तो बी डी इसमें है, कट जाएगा, बी डी इसमें है, बी है, तो केवल एक ही बचता है और यही सही है। बेहद इजी क्वेश्चन। नरेगा या एमजी नरेगा कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2005 में इनैक्ट, और 2006 से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। बेहद आसान क्वेश्चन। अनदर, इसके बारे में तो बहुत जानकारी और भी आपको होना चाहिए कि 100 डेज मिलती है और परिवार में जो है वो कोई भी व्यक्ति को मिल सकता है जो एडल्ट हैं। मनरेगा के कार्ड बनते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Which committee was appointed by जनता पार्टी गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ये सब बेहद आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि जनता पार्टी जैसे ही 77 में बनी, 78 में मुझे लगता है, या 77 78 में ही अशोक मेहता कमेटी का उन्होंने फॉर्मेशन किया, जिसकी रिकमेंडेशन पे कभी अमल हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है 2 टियर पंचायती राज की अनुशंसा की थी। लेकिन एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी थी, बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के इफिकेसी को इवेलुएट करने के लिए, उसकी जो 3 टियर थी वो लागू हुआ। लेकिन अशोक मेहता कमेटी एक और कारण से जानी जाती है, न्याय पंचायत की अनुशंसा करने के लिए। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इंसर्टेड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैंने इसलिए लिया, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें कई जो हैं जैसे राइट टू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो यदि आप देखेंगे कि सबसे बाद में कौन है, तो यहाँ पे एंट्री ऑफ लद्दाख इन फर्स्ट शेड्यूल जो है, ये तो 2019 में होता है, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो इससे बाद में तो कोई नहीं होगा, तो डी से अंत होता हुआ एक ही है, और इसके चलते आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। वैसे राइट टू एजुकेशन, तो सी देखे तो राइट टू वर्कर, तो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट साइड 43A है, वो आती है। फिर ए आती है राइट टू एजुकेशन, ये आ जाती है 1976 में ही, और फिर इसके बाद ये 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आती है। फिर ई आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में। कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करने को फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। और अब जो 9B भी जो है शेड्यूल जो है, उसमें शेड्यूल या पार्ट जोड़ा जाता है। देन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आती है 2015 में, और सबसे लास्ट में 2019 में लद्दाख को जो है शेड्यूल 1 में डाला जाता है, फर्स्ट शेड्यूल में एज ए यूनियन टेरिटरी। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सेकेंड है। तो मैंने, चूंकि ये एकदम इतने अरबिट हैं कि मैंने सीधा ए जो है, जो इसका ऑफिशियल आंसर दे दिया। आप इसको नेट पे जाके खोज लीजिएगा। ये जो है ये तो और भी अरबिट है, और मैं आपके लिए ये टास्क छोड़ जा रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो कमेटी बनी है या कमीशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, इंडिया में उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे हो, सभी इतने अरबिट है। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, कमिटी ऑन बजटरी रिफॉर्म, कमिटी ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉय, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमिटी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, बहुत अरबिट है। मैं इसका ऑफिशियल आंसर भी मैं नहीं देख पाया हूँ, तो आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते। अब चलिए जून 2024 की फिर 4 सितंबर को रीटेस्ट होती है। 3 महीने स्टूडेंट का ऐसे ही बिना किसी कारण के बर्बाद हो जाता है कंफ्यूजन में। वो अब फिर जो है सीबीटी टेस्ट होती है कंप्यूटर बेस्ड, और वो 2 शिफ्ट में होती है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट क्या है। तो चूंकि एक ही चुनना है, इसमें कुछ बहुत करीब करीब आंसर हैं। लाइक देखिए, ये भी ई डेमोक्रेसी तो खैर कुछ नहीं। सोशल ऑडिट क्या होती है कि जो जनता है या ग्राम सभा है, वो खुद ही पंचायत का जो है ऑडिट करती है, मतलब सोसाइटी ऑडिट कर रही होती है कि
जो एक्सपेंडिचर हैं वो सही उन कामों के लिए हुए हैं कि नहीं जिसके लिए वो दिया गया था और सही ढंग से हुए हैं कि नहीं। तो प्रमोट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत कम इससे मिलता है। लेकिन ट्रेन द कम्युनिटी इन ऑडिट प्रैक्टिसेस, ये तो है ही, क्योंकि एक सोशल ऑडिट है तो सोसाइटी खुद ऑडिट करती है, ग्राम सभा या अदर, तो उनको एक ऑडिट प्रैक्टिस और एक वॉचडॉग भी, पीपल वॉचडॉग हो जाते हैं, और इसमें एक गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन हो जाता है पीपल का। तो यही है बेनिफिट। लोकल ब्यूरोक्रेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 3 सही है। Next question है, Ministry of Panchayati Raj, Government of India has initiated measures to make panchayat vibrant. Arrange the following in sequential order from earlier to later time. तो इसमें जो स्वामित्व स्कीम है ये बहुत लेटेस्ट है। तो ये या तो ए होगा, या मल्टी बिजली योजना इंस्टॉल रूफटॉप सोलर जो है ये भी बहुत लेटेस्ट है। तो ए या बी से अंत होता हुआ, चूंकि ए से अंत होता हुआ कोई है ही नहीं, इसका मतलब बी से ही अंत जरूर होगा। अब बी से अंत होता हुआ 2 है, अब डी से यहाँ शुरू हो रहा है, डी है release of a standard operating process regarding e-gram swaraj to bring in better transparency, और सी है रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। चूंकि ई यहाँ पे आ जाता है, ई ग्राम स्वराज तो ये बाद में आया होगा, तो सी से स्टार्ट हुआ होगा, तो आप इसको, वैसे मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऑफिशियल आंसर क्या है, तो सी डी ए बी होना चाहिए। Which organization provides a robust communication system and effective support for e-governance in India? तो ई गवर्नेंस के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो देता है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के पूरे इंडिया भर में निक नेट है, एनआईसी नेट, और उसी से जो है सारे इंफॉर्मेशन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए ये आसान होना चाहिए। वैसे ई गॉव इंडिया एक पोर्टल है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, और बाकी तो आप इसको काट सकते हैं। तो एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी, और निक नेट। Which is the nodal agency to achieve sustainable development goal in India? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लेखा जोखा रखने की जो एजेंसी है वो नीति आयोग है। हम लोग सबको जानना चाहिए, नीति आयोग ने हर स्टेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कैसा कर रहा है उसके लिए एसडीजी इंडेक्स तैयार किया, और स्टेट को रैंक भी करते हैं। तो नीति आयोग वो जो एजेंसी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया ने जो एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अनुसार प्रतिबद्ध है, उसकी मॉनिटरिंग जो है नीति आयोग करती है। A person who is in know of things and is willing to alert the controlling authority by disclosing the corrupt act or practices that takes place in any organization, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, वो विसल ब्लोअर कहलाते हैं। विसल ब्लोअर मतलब जो इनसाइडर होते हैं, वो जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या गलत हो रहा है, जो पब्लिक को बताना चाहिए, वो अपनी जान पे खेल के अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा करके ऐसा करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। विसल ब्लोअर एक्ट 2013 काफी सारी सुरक्षा उनको देती है, फिर भी इंडिया में विसल ब्लोअर को बहुत प्रोटेक्शन नहीं है, जान तक विसल ब्लोअर की गई है। तो विसल ब्लोअर। थर्ड, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने ले लिया है, वैसे ये दूसरे जगह भी जा सकता था लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पेसेस, देखते हैं क्या क्या इसमें से हैं, क्योंकि इसमें 3 हैं तो कुछ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लाइक एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ एजेंसीज दैट डील विद द डेवलपमेंट टू बी अंडरटेकिंग। सेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइज होता है, तो ए को हटाओ, ए को हटाओ, ए को हटाओ, इसका मतलब आपको बी सी डी सीधा आंसर मिल जाता है 3। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, लाइक न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम मस्ट बी डिवाइस्ड, इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी, and appointing trained personnel to give specialized support। तो ई नहीं होगा, जो कि बी सी डी है, regulating the agencies that deal with the commercial activities, में कोई रेगुलेशन नहीं, डी रेगुलेशन की बात होती है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है जो डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज वे में, पीपल को पार्टिसिपेट करके, कम्युनिटी को लेकर के, ना कि लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेटरी और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसमें भी आप, इसमें से हमें एलिमिनेट करना है 1 या 2। तो स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो होगा ही, कॉमन सेंस आप समझिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये भी है। इंक्लूजन ऑफ ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू मेडिएशन भी है। पावर्स ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। अब ये तो अचानक से आपको इन्होंने लड्डू हाथ में थमा दिया, ये कभी हो नहीं सकता है, क्यों रेस्ट्रिक्ट करेंगे? यदि नया एक्ट है तो और इसको बढ़ाएंगे, पावर ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन। तो ई जो है वो नहीं होगी, ई नहीं होगी। तो यहाँ देखिए बी सी डी कॉमन है, केवल ए को देखना है कि नहीं। ए है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कौन बोलेगा नहीं, ये तो होना ही चाहिए, इसका मतलब 3 सही है।
अब आइए जून 2024 के रीटेस्ट के सिफ्ट 2 को देखते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग। ये हम लोग सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग प्रकाश में आया, प्लानिंग कमीशन के न्यू अवतार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड द पाटस्कर कमेटी इन 1954 टू एग्जामिन द इशू ऑफ। ये मैंने ले लिया, वैसे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकता था, इंडियन पॉलिटी में भी आ सकता था, लेकिन ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करता है, ब्यूरोक्रेसी की, इसलिए मैंने लिया। पाटस्कर जो हैं, इनका पूरा नाम आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा समय तक जो है वो गवर्नर रहे और केंद्र में मंत्री भी थे। उनको बनाया गया था पाटस्कर कमेटी, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी 1954 में। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जिसको कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, वो लेजिस्लेशन जो कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम रूल रेगुलेशन कहते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करने के, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। उस पर कमेटी बनी थी, पाटस्कर कमेटी। आपको पता होना चाहिए कि इसी इशू पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी, उसका नाम है Subordinate Legislation Committee, under which Prime Minister's 73rd and 74th Constitution Amendment Act was passed। यही वो एक्ट था, ये दोनों, इससे जो है पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया, और 74th से अर्बन लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया। और ये दोनों जो एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुए थे, वो 1992 में हुए थे, जबकि पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। इनफैक्ट पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में इतने लैंडमार्क जो हैं लेजिस्लेशन सब आए हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन या सुधार कहिए, जो पूरी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन्हीं के टाइम में आई, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, और 73rd 74th अमेंडमेंट भी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी बहुत लैंडमार्क जो हैं कुछ गवर्नेंस के एक्ट आए, लाइक आरटीआई 2005 में आती है, एक साल बाद जो है एमजी नरेगा इंप्लीमेंट होता है 2006 में, और राइट टू एजुकेशन 2009 में इंप्लीमेंट होती है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013। इनफैक्ट इससे ज़्यादा कभी भी जो है पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के जो है एक्ट नहीं पास हुए थे, जितनी मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुए। एक बार फिर से हम लोग सरदार मनमोहन सिंह को नमन करते हैं, जिनका देहांत अभी हाल में हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट अब देखिए क्या क्या है इसमें, तो एक या दो जो है, तो यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, एलिमिनेट बी पढ़ते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज रिपील्ड एंड रिप्लेस द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी हम लोगों ने देखा कि ये 2019 में आया था, ना कि 23 में। तो चलिए, ये तो खुद ही गलत हो गया, बी को एलिमिनेट करने से हमें क्या मिलता है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब जो है सी जरूर होना चाहिए था। अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवांस इज द रशियन इंस्टीट्यूशन। नहीं, वी ऑल नो कि ये स्वीडन में जो है सबसे पहले ओम्बड्समैन आया था, तो सी जो है डेफिनेटली गलत है, तो सी को भी खत्म कर लीजिए, तो आपको मिल जाता है ADE। ए का मतलब है नीति आयोग, लाइक प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। और डी है, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्ता, 1960s में, सही है। और ई है, द फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन was headed by मोरारजी देसाई, ये भी सही है। अब आइए दिसंबर 2023 के जो पेपर है, ये भी एक ही पार्ट में आया था, परहैप्स पेन एंड पेपर था, तो उसके क्वेश्चन को जो इस यूनिट 9 या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया से, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, कितना आपको हेल्प किया है सेटर ने। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हैज स्टिपुलेटेड द फॉलोइंग मेजर प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत। एक ग्राम सभा में, ब्ला ब्ला छोड़ दीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आप जब यहां आएंगे सी पे, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन नॉट इंडो द पंचायत विथ एनी मोर पावर एंड ऑथोरिटी फॉर देयर फंक्शनिंग एज इंस्टीट्यूशन। ये साफ लिखा है कि जितना चाहे उतना स्टेट दे सकता है। कैन नॉट इतना हार्ड है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको नहीं दे सकता और पावर, तो इसलिए सी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ, और आपका आंसर मिल गया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, एलिमिनेशन। अब यहाँ देखिए सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा है। दो डेट तो आप कभी भूल नहीं सकते। एक, जब पहली बार ये वर्ल्ड में जॉन मेजर, उस समय में मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, जॉन मेजर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 1991 टाइम था, दैट इज डेफिनेट। तो वहां पे जो है सिटीजन चार्टर यूके में लागू किया गया था और पूरे दुनिया में फैला। सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है, चार्टर ऑफ राइट्स कह लीजिए,
एज फार एज सर्विस डिलीवरी इज कंसर्न, आप बैंक में जाते हैं, आपके क्या अधिकार हैं, कितने मिनट में आपको चेक इशू होना चाहिए, बैंक ड्राफ्ट इशू होना चाहिए, अकाउंट ट्रांसफर हो जाना चाहिए, नई पासबुक मिलनी चाहिए। यदि ये बोर्ड पे लिखा हुआ हो कि हम आपको ये सर्विस स्टैंडर्ड गारंटी करते हैं, यदि नहीं तो आप इस मैनेजर से मिलिए, दैट इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सिटीजन चार्टर जारी किया इस बेसिस पे, और फिर प्राइवेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जारी करने लगे। इंडिया में 1997 में जो है सिटीजन चार्टर मूवमेंट शुरू होता है या सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट होती है। यहाँ पे देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, हम लोग क्या है, हम लोग सॉवरेन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन हम लोगों ने नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि हमारे बिहाफ में वो गवर्न करें, शासन करें, तो वो हमारे प्रति अकाउंटेबल है। हम उनके अकाउंट्स ले सकते हैं। अकाउंट लेने का मतलब यही होता है जो यहाँ पे लिखा गया है। अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट इन ए रिलेशनशिप व्हेन द परफॉर्मेंस और function of an individual or body is subject to another oversight, direction, or request that the individual or body should provide justification for their actions। तो जो नेता हैं जिनको हम चुनते हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं उनके लिए वो हमारे प्रति अकाउंटेबल हैं, उनको जवाब देना होता है। और वो फोरम कहाँ है जो जवाब देते हैं, वो संसद है। संसद में उनको जवाब देनी होती है कि पीपल, आपने हमें चुन के भेजा है, हमने ये निर्णय क्यों लिया है। इसलिए संसद इतनी पवित्र जगह है जहां पे कि अकाउंटेबिलिटी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के हमारे प्रति बनती है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी चेन को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो पूरी गवर्नेंस का जो क्रियाकलाप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोल रहा हूँ, वैसे ही राज्य में भी होता है, वो क्या कौन करते हैं, ब्यूरोक्रेट करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, सेक्रेटरी से लेके अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर तक। वो किसको अकाउंटेबल होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो चुने हुए मंत्री होते हैं विभाग के, वो लेते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो अपने मंत्रियों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। मंत्री किसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं, मंत्री जो है इंटर्न, जो है लोकसभा या राज्यसभा, तो पार्लियामेंट के प्रति जो अकाउंटेबल होते हैं, कलेक्टिवली भी, और सम्मिलित रूप से जो है कैबिनेट जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट किसको अकाउंटेबल होती है, पीपल को। तो इस तरीके से जो ट्रिपल चेन बनती है, ब्यूरोक्रेट टू मंत्री, मंत्री टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट टू पीपल, तो पीपल अल्टीमेटली जो है पूरा सिस्टम पीपल को अकाउंटेबल होता है। अब ये कितना जमीन पे आता है वो तो आप जानते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, तो ये सही है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द लीगल अकाउंटेबिलिटी, कानून के रूप में आप कैसे अकाउंटेबल हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी, जो सोशल फोरम है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे अकाउंटेबिलिटी तय करती है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी भी अकाउंट लेती है, आप उसके प्रति भी डिफरेंट एंटिटी जवाबदेह हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। बी भी सही है। सी देखिए, अकाउंट तो ए बी जरूर होना चाहिए। अब देखिए इसमें ए बी है, इसमें नहीं है, इसमें ए बी नहीं है, तो 2 ऐसे ही गायब हो गया। अब सी को केवल देखिए, अकाउंटेबिलिटी कैन बी फाउंड ओनली इन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। ये तो मतलब बहुत ही गलत सेंटेंस, ऐसे ही आपको क्रूड लगता होगा, आउटलैंडिश, केवल डेवलप्ड कंट्री में अकाउंटेबिलिटी होगी, डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगी। तो सी को आप काट दीजिए तो आपका ऐसे ही आंसर मिल गया। इसका मतलब डी जरूर गलत होगा। The effectiveness of the public officials cannot be evaluated through the process of accountability. It can be evaluated. जितना अच्छा accountability process उतना ही effective जो है आपकी governance या administration है public office है। तो A and B are correct। अब यहाँ देखिए, arrange the following committee chronologically। तो गोरवाला कमेटी जो है ये 1951 में ही आ जाती है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म की कमेटी कह सकते हैं आप एक तरीके से। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में आती है, और गोरा कमेटी 1993। जो नेक्सस है पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, उसको वो उजागर करने के लिए सांथानाम एंटी करप्शन कमेटी 1962। तो इसका मतलब क्या है कि ए से शुरू होगा और सी से अंत होगा। तो ए से शुरू और सी से अंत केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको क्रैक कर लेते हैं। इन हिज बुक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये दूसरी बार इसी पेपर में आ रहा है। रिग्स की ये बुक है जिसमें उन्होंने जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जिक्र किया था, और इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी थ्योरी है। लेकिन यहाँ आइए, इंडस्ट्रिया विल मूव टुवर्ड्स एग्रेरिया, ऐसा कभी हो गया क्या, उल्टा एग्रेरिया विल मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रिया। तो सी को काट दीजिए, तो सी 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 केवल ए बी डी, सुपर इजी, एलिमिनेशन। ये भी उतना ही आसान है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क विच इज इन फैक्ट विल बेनिफिट बोथ द वर्कर एंड मैनेजर।
तो ए का 2 और उसी से ये चूंकि क्रैक हो जाता है तो इससे डैम इजी क्या हो सकता है, लेकिन बिना मिलाए आप आगे मत बढ़िए। आइए ई गवर्नेंस के बारे में इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए नॉट करेक्ट पूछा है। डियर स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा, ये आपके नर्व को टेस्ट करता है। आप यदि यदि आप घबरा चुके हैं, आपके रोए खड़े हो गए हैं या नर्व सेल गर्म हो गया, तो आपको ये नॉट करेक्ट नहीं दिखेगा, करेक्ट आप सीधा देखेंगे। ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरह के वर्ड को। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सही है, नॉट करेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज करेक्ट, तो ये आपके लिए ऑप्शन सही नहीं है। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी, ये गलत है। इसका मतलब आपके लिए ये सही है। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजंस इनपुट इनटू गवर्नमेंट, ये सही है, इसलिए आपके लिए गलत है। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ये गलत है, इसलिए आपके लिए सही है। इसका मतलब बी और डी आपके लिए सही है। ध्यान रखिएगा इस बात को। Ederson है contracting out and public-private partnership are now part of the reality of public services and decision making in many countries, ये सही है। There is a divorce between a complex reality of decision making associated with governance and the normative codes used to explain and justify government. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। काफ़ी डाइवोर्स हो गया एक नॉर्मेटिव कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए और कैसे गवर्नेंस होती है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से सही है 2 इन्होंने दी। अब जून 2023 के पेपर देखते हैं जो कि 2 शिफ्ट में हुए थे, सीबीटी था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े उटपटांग आए थे, इसमें कट ऑफ भी बहुत कम गया था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आर्बिट क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल सकते हैं। मैंने कुछ ही स्लाइड पहले 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अकाउंटेबिलिटी की अब बात पोस्ट है। बिहेवियरलिज्म का जो 7 क्रीडो है, ये मैंने हर जगह दिया हुआ है, हर गाइड में देख लीजिए करेक्ट सिस्टम के, उसको यदि आप एक बार देख लेंगे या दिमाग में रख लेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसमें आपको ढूंढना है कौन सही और कौन गलत है। अधिक से अधिक जो है 2 गलत हो सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, हिरार्की है, वो खुद जो है क्वांटिफिकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे होगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स का है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में रेफर टू द लीगल एंड हिरार्किकल लोकस ऑफ द क्वांटिफिकेशन से आगे मूव कर जाता है, वो सब्सटेंस पे जाता है, चेंज पे जाता है, उसमें पॉलिटिकल जो थ्योरी बिल्ड करने वाला है वो एक चेंज एजेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी हैज इथिकल एंड नॉर्मेटिव, और उसमें जो है रिस्पांसिबिलिटी ऑलवेज इथिकल एंड नॉर्मेटिव, क्या करना चाहिए बात भी होती है। आप क्यों डेटा जुटा रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसमें सब्सटेंस क्या है, इथिक्स कहते हैं इसका, ब्यूरोक्रेटिक इथिक्स कहते जो हैं, है वो रिलेवेंट फैक्ट होने चाहिए सबसे। जो यहाँ पे है सब्सटेंस है, सोशल चेंज है, Administrative responsibility implies that public official will adhere to the explicit and implicit which of the values following of proper statement is are administrative correct policy. regarding accountability and control over administration? सीधा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इसका मतलब all, और यहाँ चूंकि ऑल ऑफ द अबव है, आप Which of the following are included in PM Modi's vision of developed India as पंच प्राण? तो ये तो कई जगह अब आप देखेंगे, बोर्ड पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं मैंने 5 प्रण यहाँ पे दे दिया है। गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, प्राइड इन आवर रूट्स, यूनिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसमें देखेंगे तो यूनिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी है, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया है, और इंटीग्रिटी इसमें कहीं आपको नहीं दिखेगी। तो ये 2 दिखता है। आत्मनिर्भर भारत तो इसमें कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा है, सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही है। खैर यहाँ पे मल्टीपल होगा, ये 2 जो है बी और डी तो डेफिनेटली इसमें आपको दिखते हैं। Which of the following are tools of executive control over administration? इसमें प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डेफिनेटली सही है। सिविल सर्विसेज कोड, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी एक तरह का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। स्टाफ एजेंसी जो हैं वो भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, तो भी कंट्रोल जैसा है। बजट भी जो है कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको बांध देता है आपको कितने पैसे खर्च करने हैं, किस प्रोजेक्ट पे करने हैं, किस पर्पज से करने हैं। तो ए बी सी दोनों सही यदि है तो आप इसको ही ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ई केवल देखना है, सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल नहीं हो सकता है, ये तो एक तरह का लीगल
रिकोर्स हो गया, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए डी को लेना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डिनेंसेस जो हैं, जो कि एक तरह का कानून का रूप लेती हैं, वो कैसे कंट्रोल करता है आई डोंट नो, लेकिन ए बी सी डी ही इसका सही आंसर बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें रिवॉल्यूशन दे के इन्होंने आपके हाथ में लड्डू पकड़ा दिया, बाकी रिकॉल, प्रेशर ग्रुप, इनिशिएशन, पब्लिक ओपिनियन, पीपल इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन के थ्रू तो कोई डेमोक्रेसी में नहीं कह सकता है कि पार्टिसिपेट करना। अब आइए जून 2023 के शिफ्ट 2 में इस यूनिट से क्या क्वेश्चन थे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको बम्प कर सकता है, लेकिन एक बार यदि आप जान लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और ये तो बस याद करना पड़ेगा। गो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI charters nic.in, तो GOI charters.nic.in ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्ता। अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 1966 में ही या 67 में इसकी अनुशंसा की थी, जिसके चेयरपर्सन हम लोगों ने ये भी देखा कि मोरारजी देसाई थे। वैसे बाद में जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो के हनुमंथैया जो है वो फर्स्ट ARC के चेयरपर्सन बने थे। सेकंड ARC आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि वीरप्पा मोइली 2005 में कॉन्स्टिट्यूट थे, उसके कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो उसके चेयरपर्सन बने थे। ये भी याद रखना चाहिए कि अभी तक केवल 2 ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। Which of the following laws rules are restricting the disclosure of official information to the people? इसमें चूंकि 4 या 3 है तो फिफ्थ पे कमीशन को छोड़ के सभी रेस्ट्रिक्ट करती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1812 का। तो ABC। In which year did the amendment to the constitution extended the पंचायती राज provision to the scheduled area, मतलब जिसको फिफ्थ शेड्यूल एरिया कहते हैं, ये पेसा कहते हैं इस एक्ट को, पेसा एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, और ये दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी 1996 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है और मैं आपके लिए टास्क भी छोड़ रहा हूं। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सीधा है, CIC was constituted through an official gazette notification under the provision of RTI Act 2005, बिल्कुल सही है। B जो है वो कंटेंसस है, when CIC was constituted initially it had 5 commission including chief information commissioner। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा। अभी 10 हो गए हैं। The chief information commissioner hold office for a period of 3 years from the date on which he enters office, ये बिल्कुल सही है। तो ABC होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा B के लिए। Place the फॉलोइंग लेजिस्लेटिव एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 बार आई है, पहले ये 1986 में आई और फिर जो है अमेंड होकर के जो है अमेंड होकर 2019 में आई। यहाँ 2019 को लिया है इन्होंने, इसलिए B से अंत होता हुआ होगा, 2 है। और सबसे पहले जो है वो आती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आ जाती है A, फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, फिर 2013 में लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट, और लास्ट में 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडेड एक्ट। ध्यान रखिएगा 2 सही है। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी कमीशन ऑन पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है अशोक मेहता कमेटी इसमें से आती है, वी ऑल नो। 1978 में GVK राव कमेटी, 1985 में आ जाती है, प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट करती है। LM सिंघवी 1986 में, राजीव गांधी कंस्टिट्यूट करते हैं, और थुंगन 1998 की कमेटी है, तो आप अरेंज कर सकते हैं। Who among the following has written the book Public Policy Making Re-examined and Designed for Policy Sciences? बहुत ही फेमस दोनों बुक हैं और ये येजिकल ड्रोयर की बुक है। यहाँ पे जो है ये भी बुक उतनी ही फेमस है, और थॉमस R डाई की अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी 1972 की, और उतनी ही है हैरोल्ड लैसवेल की फेमस बुक ए प्रीव्यू ऑफ पॉलिसी साइंस। यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए कि हैरोल्ड लैसवेल को हम फादर ऑफ पॉलिसी साइंस भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस साइकिल में देखिए, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरीट रिजोल्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा कि 1/1/2015 ये दूसरी बार आपको इस वीडियो में ही मिल रहा है, वैसे अलग अलग साइकिल में, तो इतना इंपॉर्टेंट ये डेट है 1/1/2015। याद कर लीजिए, नीति आयोग एज ए न्यू अवतार ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब आइए हम लोग 2022 के शिफ्ट 1 पे चलते हैं। मतलब अभी हम लोग 2 पेपर देख लिए। आपने ये भी देखा होगा
कि 2021 में काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2022 में उतने ज्यादा क्वेश्चन। Who among the following contributed to the framing of National Rural Employment Guarantee Act? यदि आप नरेगा के बारे में यदि पढ़ोगे कि कौन इसका आर्किटेक्ट था इंडिया में, तो एक ही व्यक्ति है जो जहन में आता है, वो है ये जेंटलमैन। ये हैं तो बेल्जियम के, इनका नाम है जीन दायर जी। अभी भी ये आए थे क्योंकि नरेगा के कुछ किसान जंतर मंतर दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे थे, तो ये उनको ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये इंडिया में ही रहते हैं। और जब यूपीए 1 की सरकार थी 2004 से 2009 के बीच में, तो उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शायद मेंबर भी थे और ये काफ़ी करीबी थे, सोनिया गांधी इनकी सुनती थी। तो इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की एक पूरी रचना की थी, आर्किटेक्ट यही थे। सो जीन दुरैज जैसे पढ़ लीजिए। विच अमॉन्ग द, सब इजी क्वेश्चन है, मैंने मीडियम लिखा है लेकिन इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल among the originally framed 6 principle of citizen charter movement? आपको लगेगा, देखिए अब इसको यदि आप मत पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि 6 प्रिंसिपल सिटीजन चार्टर का मैं कहां जानता हूं। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आपने सिटीजन चार्टर यदि पढ़ा है मेरे वीडियो से या कहीं से भी, तो आपको पता होगा सिटीजन चार्टर क्या होता है। उसमें कोई भी डिपार्टमेंट, पब्लिक या प्राइवेट, वो कहती है कि भाई आपको हम ये गारंटीड सर्विस देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस है। बैंक कहेगी कि आधे घंटे में हम आपको चेक बुक दे देंगे, 20 मिनट में बैंक ड्राफ्ट बना देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे शिकायत करिए। इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। मतलब आपका हक क्या है एज ए कस्टमर, एज ए सिटीजन, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से। तो अब यहाँ पे यदि आप देखें तो चॉइस है कस्टमर को, वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इन सब में ऑड वन आउट हो जाती है। तो बिना जाने हुए ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसलिए कॉमन सेंस क्वेश्चन है। विच इज द 5th स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लैसवेल? ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है क्योंकि लैसवेल ने जो है पॉलिसी साइकिल को बांटा। इंटेलिजेंस, जिसमें कि स्कैन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है समाज में जिसके लिए कि पॉलिसी बनेगी, इसको इंटेलिजेंस स्टेज कहते हैं। सेम जो हर्बर्ट साइमन ने भी कहा था, जहां हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्रमोशन, जो इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो अल्टरनेटिव जो है प्रमोट करती है पॉलिसी कम्युनिटी की, ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव। फिर जो है उसमें से एक को जो है वो एक तरह से सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उस एक को जो है ऑथोरिटेटिवली पब्लिक पॉलिसी मान लिया जाता है, एक अल्टरनेटिव को, और डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। पांचवा जो स्टेज है जो यहाँ पूछा जा रहा है वो है उसको इंप्लीमेंट या अप्लाई किया जाता है, फिर उसको पॉलिसी साइकिल टर्मिनेट हो जाती है और फिर अप्रेजल किया जाता है लास्ट स्टेज में, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, डिफिकल्ट। वैसे आप जान ले कि हैरोल्ड लैसवेल जो है वो पॉलिसी साइंस के फादर कहे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण? ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके दो कंपोनेंट है, एक ग्रामीण और एक अर्बन। ग्रामीण जो चलाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन चलाती है, जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चलाती है। अब इसमें डिफिकल्ट है, और ये जो स्वच्छता अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर कराती है। सुपर कंफ्यूजिंग। मतलब ये ना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम इस तरह से कंफ्यूजिंग वे में बांट रखे हैं, और उससे जो है सेटर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेरे अनुसार से सही नहीं है। जब तक कि आप गवर्नमेंट में खुद ना हो तो इस तरह के डिफरेंसेस को पढ़ के पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Which of the following is the first state to bring social audit law? ये सब एकदम अर्बिट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मेघालय। आप नेट पे जाके पढ़ लीजिए, इन सब क्वेश्चन से दूर रहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसमें अर्बिट क्वेश्चन आप देखेंगे 5-6 अर्बिट क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए उनको। डिफिकल्ट जो है 15 से 17 है, गेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप JRF कंप्लीट कर जाएंगे बिना इन सब क्वेश्चन में माथा फोड़ी किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नॉर्मली यदि मुझे ऐसे कहा जाए तो मैं बोलता नीति आयोग, क्योंकि सारे इंडेक्स जो है नीति आयोग निकालती है। लेकिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने निकाला है। ये एक बस जानने की बात है, आप जानते हैं तो जानते हैं, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये PIL के बारे में है, बेहद आसान क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने 4 में से जो है इनको करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कह रहे हैं, और इसमें से एक या दो गलत है। और यहाँ देखिए, देयर इज नो कोर्ट फी फॉर फाइलिंग PIL, ऐसा कुछ नहीं है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी फाइल करने के लिए आपको कोर्ट फी जमा करनी पड़ती है, तो D को एलिमिनेट कर दीजिए। और A भी गलत है, ओनली रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ PIL, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी PIL फाइल कर सकता है, कोई पोस्ट कार्ड पे भी कर सकता है। PIL मतलब ये होता है कि आपका लोकस स्टैंडाई होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फाइल कर सकता हूँ स्टूडेंट के बिहाफ में, तो कोई ये नहीं कर सकता कि आपको क्या परेशानी है NTA
के एग्जाम से मैं कह सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट के बिहाफ में कर रहा हूँ। जब आप किसी के दूसरे के बिहाफ में करते हैं, और ये भी याद रखना चाहिए कि पीएन भगवती इसके फादर कहलाते हैं। पीआईएल के इंडिया में 1979 में पहली बार जो है ये हसीना खातून केस कुछ था, देख लीजिएगा, उसके थ्रू जो है पीआईएल आता है। और अब तो पीआईएल बहुत ही मतलब एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ जुडिशियल मैकेनिज्म बन गया है, जनता को राहत पहुंचाने के लिए। नाली साफ होने से लेकर के इंक्रोचमेंट हटाने तक जो है पीआईएल फाइल की जाती है। तो पीआईएल के लिए ए और डी जो है इस ऑप्शन में गलत हैं, तो बी और सी जो है पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए, किसी के बिहाफ में। और इसी तरह आर्टिकल 226 जहां की लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। तो बी और सी जो है इसका सही आंसर है। अब यहां देखिए आरटीआई एक्ट में संशोधन किया गया 2019 में। आपको जरूर ये याद रखना चाहिए और ये नजर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन था। कई लोगों ने इस पर आरोप लगाया था कि उसके पावर को डाइल्यूट की जा रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन को थोड़ा हल्का बनाया जा रहा है। तो उसमें दो बातें खास करके थी कि यहाँ पे जो फिक्स टर्म जो था उसको चेंज करके जो है प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट पे किया गया कमिश्नर की, तो थोड़ी उससे डाइल्यूट होती है। और इस तरह कोई चेंज नहीं किया गया नंबर ऑफ मेंबर्स में, और सैलरी अलाउंसेस भी जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इस टाइप की बातें की गई। ये भी जो है कोई टेनियर या एज चेंज नहीं किया गया। तो ए और सी जो है सही है, तो ये आपको जानना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ये आपको जानना होगा। स्टेटमेंट 1 यहाँ देखिए, द पॉलिसी एजेंडा इज द सम ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिमांड दैट ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप हैव ट्राइड टू गेट इनटू द पॉलिसी एजेंडा। ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी एजेंडा एक्चुअली वो होता है जो स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है। पॉलिसी एजेंडा मतलब ये होता है जब सरकार या जो निर्णय लेने वाली संस्था है, कोई भी जो डिसीजन ले सकती है, जैसे गवर्नमेंट ले सकती है, वो जो सोचती है कि मुझे ये करना है, अब इस पे निर्णय लेना है, उसको पॉलिसी एजेंडा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि बहुत सारे किसानों के सुसाइड के जो है घटनाएं जगह जगह से आ रही है देश में, न्यूज़पेपर में निकल रहा है, विरोधी दल उस पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी एजेंडा में तब तक नहीं आएगा जब तक सरकार ना माने कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब इस पे कोई निर्णय लेना होगा। जब सरकार ऐसा विचार कर लेती है और पता लगा वो कैबिनेट के बैठक में वो एजेंडा में आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई कमेटी गठित कर दी, तब वो पॉलिसी एजेंडा में आती है। तो जो यहां लिखा गया, द पॉलिसी एजेंडा इज कंपोज्ड ऑफ द डिमांड्स दैट पॉलिसी मेकर्स, मतलब डिसीजन मेकर्स जो गवर्नमेंट होते हैं, हैव एग्रीड टू कंसीडर। जो गवर्नमेंट जिस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई वही पॉलिसी एजेंडा है, आपके कूदने फांदने से नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए पहलवान लोग जो है बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पॉलिसी एजेंडा में नहीं है। मान लीजिए कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है नहीं, जो खेल संघ है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के हम बहुत चिंतित हैं और हमारे पॉलिसी एजेंडा में है, अब हम इस पर कोई नया कानून बनाएंगे, कोई नया पॉलिसी लाएंगे, तो वो तब एजेंडा में आता है। इस चीज को समझने की जरूरत है जो यहां पे दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो ये तो आपको पता है इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होते हैं। ये परहैप्स जो है ये डी ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दूसरा होता है दोनों इनकरेक्ट हैं, फिर होता है पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, और फिर लास्ट में होता है पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। यहाँ पे स्कीम और मिनिस्ट्री जो कि बहुत ही एक घिसा बेटा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये कंफ्यूज आपको इसलिए कर सकता है कि उज्ज्वला नाम की दो स्कीम है। एक स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम चलाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि फ्री गैस सिलेंडर जो है गरीब लोगों को बांटे जाते हैं। और दूसरी जो थोड़ा सा स्पेलिंग के साथ डिफरेंस है, उज्ज्वला, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चलाती है, ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन को रोकने के लिए और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पे आपको मिलाना है इससे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो है ही नहीं, और सौभाग्य स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। तो इन दोनों से आप मैच कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। तो आप इसको आगे मैच कर लीजिए। अब आइए फाइनली मार्च 2023 के सिफ्ट 2। जब मैं मार्च 2023 कहता हूं तो ये पिछले साइकिल का पेपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा 3 महीने लेट से हुआ था सिफ्ट 2 के पेपर। Who among the following was the first president of National Consumer Dispute Redressal Commission? एकदम अरबिट है, कौन याद रखता है? चलिए ऑफिशियल आंसर ये आप चेक भी कर सकते हैं। How was नीति आयोग formed? इसको मैंने मीडियम लिखा है इसलिए क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट से ये बना था या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था। तो आप ये जान लीजिए कि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग दोनों ही ना तो किसी एक्ट से बना है और ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो जब ये दोनों ही नहीं होती है तो एक ही तरीके से बनती है, कैबिनेट जो होती है उसकी बैठक में रिजोल्यूशन पास होता है, उस रिजोल्यूशन से ऑफ कोर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलती है, लेकिन बेसिकली इसका सही आंसर है कि रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। Which of the following was not a salient feature of National Food Security Act? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये सब तो आसान है कि प्रेग्नेंट वुमेन को मील मिलना चाहिए, एल्डेस्ट वुमेन जो है हाउस होल्ड की वो राशन कार्ड उनके नेम से इशू होगा, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज कर जाएंगे और आपको एक केवल निकालना है। तो ये जो है ना, ये सही है कि जो गर्भवती महिला है उसको न्यूट्रिशन के लिए, कि उसके बच्चे और जच्चे के लिए जो है उसको 6,000 रुपये जो है मिलते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी में जाके मेडिकल चेकअप इसमें शामिल नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निगेटिव मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल थ्रू पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए जो आप रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उनकी छुट्टी से, उनको पुरस्कार देने के, उनको टेम करने के लिए उनके कोड रूल बनाते हैं, कंडक्ट रूल बनाते हैं, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग सभी होते हैं। उसमें से कुछ जो है पॉजिटिव मेथड हो सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, इसको आप कैरेट कह सकते हैं। कुछ स्टिक पनिशमेंट जैसे हो सकते हैं दंड देने के, तो वो निगेटिव मेथड है। इसमें से कौन दंड देने का जो विधान है वो सबसे कम यूज किया जाता है पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में? क्या वो इम्पोजिशन ऑफ कैश फाइन है, या इशूइंग रिटन वार्निंग है, या रिड्यूसिंग एम्प्लॉय इन रैंक सैलरी आफ्टर ए फुल इंक्वायरी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रेप्रीमेंड मतलब डांट लगाना है, माइनर डिविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड बिहेवियर पैटर्न? सब कुछ की जाती है, डांट लगाई जाती है राइटिंग में, सेंस्योर किया जाता है, रिड्यूस द एम्प्लॉय इन रैंक एंड सैलरी आफ्टर फुल इंक्वायरी भी किया जाता है, डिसमिसल भी किया जा सकता है, रिटर्न वार्निंग तो बात बात पे दी जा सकती है, लेकिन कैश फाइन आप देखेंगे इंडिया में बहुत कम लगाया जाता है, नहीं लगाया, ना के बराबर। Which of the following information are exempted from RTI Act without any exception? ये जो है मुझे लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन को बाद में उन्होंने ठीक किया होगा। यहाँ पे ए और डी दोनों, इसका सही आंसर जो ऑफिशियल आंसर था ए बी सी डी मतलब चारों, और उसमें जो इंफॉर्मेशन दैट वुड इनहांस फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका क्या मतलब, इसको क्यों एग्जम्प्ट किया जाए कुछ पता नहीं। और जुडिशियल रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, आई डोंट थिंक ये कोई सेक्रेट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको भी छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक ये एग्जम्प्ट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट अपने को कई चीज़ों से एग्जम्प्ट किया है, लेकिन वो एक्ट में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो केवल जो है इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डेलिब्रेशन एट कैबिनेट मीटिंग एंड इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने अगले स्लाइड में पूरा ही दे दिया है कि कौन कौन से जो है वो एग्जम्प्ट है, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। 7 और 8 जो क्लाउजेज हैं या सेक्शन है आरटीआई एक्ट के, वो उन सारे इंफॉर्मेशन को इन्यूमरेट करते हैं जो एग्जम्प्ट हैं, खास करके जो फिड्यूसरी ट्रस्ट में रखे जाते हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी से रिलेटेड, ये सब एग्जम्प्ट है। कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से हैं, कैबिनेट की बैठक की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशन, ये सब हमारे कंट्री का आहत ना हो, तो ये सब है। लेकिन ये इसलिए ये क्वेश्चन जो है वेग है। यही मैं कह रहा था, इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट है। 8 और 7 में भी कुछ आते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें से आप देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। Who among the following are included in the GST Council? ये भी कॉमन सेंस सवाल है। आपको पता है जीएसटी काउंसिल सबसे बड़ी एक संस्था होती है जो जीएसटी रेट को डिसाइड, सारे पॉलिसी जीएसटी करती है, और फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। यदि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों रहेंगे? तो बी को आप निकाल दीजिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते उसमें। तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो चलिए 50-50 गेम आपने खेल लिया। अब यहाँ देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें कोई ऑफिसर नहीं होता है। इसमें सारे जो हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए ई जो है उसको निकाल दीजिए, तो ई निकल गया, तो बस एक ही बचा, और फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं बाकी कौन कौन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो दर्पण जो है वो भी ई गवर्नेंस की है, प्रगति ई गवर्नेंस की है, जीवन प्रमाण भी ई गवर्नेंस का ही एक तरह से है, जहाँ पे कि लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं वो जिनको पेंशन मिलता है। इन सब के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। सागर या सागर पंचायत जो है, ये इंडिया का पॉलिसी और डॉक्ट्राइन है मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडियन ओशन रीजन में, तो ये तो नहीं है कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। तो परहैप्स इसमें जो है इसका सही आंसर होगा सी ओनली। ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इंडेक्स कौन मिनिस्ट्री निकालता है। ये शिफ्ट 1 में भी आपने देखा था कि शिफ्ट 1 में आपने देखा होगा स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो हुपा कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो बी का 4 और बी के 4 से ये हो जाता है क्रैक। लेकिन बाकी देख लीजिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हम लोगों ने शिफ्ट 1 में देखा था कि वो डार पीजी करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांस एंड पेंशन।
तो ए का 2, तो चेक कर मतलब और बाकी मिला लीजिएगा, लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट है जानना, आप ये सब क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, मैंने बताया आपको कि सेकंड एआरसी ने 15 रिपोर्ट दिए हैं, मैंने अगले स्लाइड में डाल दिया, एक बार फिर से याद कर लीजिए। अब उसमें कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, ये कहते हैं इनका सही क्रम ये है। 89 नंबर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड कोलिजिकल ऑर्डर। इसमें भी आप टिप्स यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लोकपाल एक्ट तो 2013 में आई है, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में है, ये हम लोग को पता है। तो इसका मतलब कि पहले डी है और फिर ए है। यदि ए डी होगा तो हम काट देंगे, तो यहाँ पे देखिए ए डी है, कट गया। डी ए है तो सही है, डी ए है तो सही है, डी ए सही है, तो एक तो आपने इसे भगा दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये 2003 में आई है सेंट्रल विजिलेंस एक्ट। इसका मतलब क्या है कि ई पहले होगा, डी बाद में होगा। तो यदि डी ई हो तो हटा देंगे, तो ई डी है तो ठीक है, ई डी है, यहाँ पे डी ई है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये ठीक है, तो दो को हमने भगा दिया। तो इस टाइप से जो है आप इसको कर सकते हैं। एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कॉमन सेंस से समझिए कि ये तो कंट्री बनी होगी तभी आ गई होगी, इन सब से पहले आई होगी, तो सी से शुरू होता हुआ होगा। अब सी से शुरू होता हुआ केवल हमको एक ही बच गया है इन दो वैलिड में से, वो ये है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से गेस कर। ये जो है ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पे है कि कैसे जो है, और ये गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंस को भी बताता है। कुछ जो पॉइंट जिसमें कि क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये है कि अब आज के समय में पब्लिक पॉलिसी बहुत बदल रहा है, क्योंकि एक रिसर्च और पॉलिसी का जो है नाता जो है बढ़ते जा रहा है कि रिसर्च बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी जो है पढ़ाना चाहिए एग्जीक्यूटिव को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि उससे प्रोफेशनलाइज होता है ब्यूरोक्रेसी। एक बात ये भी है कि गवर्नेंस क्या है, ये कई जगह आता है। गवर्नेंस रेफर टू ऑल मैनर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड ऑथोरिटी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कई बार आपको पढ़ा है, गवर्नेंस जो है यही है कि अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को किस तरीके से आप बेस्ट जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए निर्णय ले सकते हैं मिलजुल करके। उसमें गवर्नमेंट भी आती है, सिविल सोसाइटी, मार्केट, ओपिनियन लीडर, मीडिया, मतलब सबका सम्मिलित प्रयास से आप अपने रिसोर्सेज को या इकोनॉमी को बेस्ट जो है मैनेज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज गवर्नेंस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके अलावा जो है however the extent to which they have improved the control of resources and question of efforts changing control relation between the states, आगे देखेंगे हम लोग। ये सब जो लाइन है उसको पढ़ लीजिएगा, इससे सबसे क्वेश्चन है। द गैप बिटवीन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट हैज वाइडेंड, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, ये गैप बढ़ी है कि बहुत अब ज्यादा एक्टर जो हैं वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं गवर्नमेंट के साथ, इसलिए गवर्नमेंट हैज नॉट रिमेन्ड सेम एज गवर्नेंस। Which of the following is not correct regarding governance, exercise of control authority है, absence of relation between state and society, absence नहीं है, ये है। allocation of resource है, issue of access to resource of people है, तो ये गलत हो जाएगा। Which of the following are correct that redefine public policy and government's issue of urbanization, environmental, ऐसा कहा है उन्होंने। debate on form of government, ये भी कहा है। governance, status of rhetoric, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, तो इसमें ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा है, केवल ए और बी कहा है, तो ए और बी है, पढ़ लीजिएगा। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन इज नेसेसरी टू प्रोफेशनलाइज ब्यूरोक्रेसी, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये आसान है। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन रिसर्च एंड पॉलिसी, ये भी आपने देखा, लिखा हुआ है, ट्रू है। नियो लिबरल पैराडाइम वॉज फाउंडेड ऑन द नैरेटिव ऑफ द इनएफिशिएंट स्टेट, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। नॉन नियो लिबरल पैराडाइम इज इंक्लूसिव इन नेचर, नो, एकदम उल्टा है, एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं है, तो फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन इजी, इसमें आपको 100% नंबर लाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप इस पेज तक पहुंच गए तो क्यूडोज टू योर पेशेंस। ऑलवेज ये वीडियो बहुत लंबी होती है, और आपको फिर से याद दिलाना है, यदि आप सुपर रिवीजन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पॉल साइंस का जून 2026 साइकिल के लिए, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, और बोनस में आपको 30 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा 3 फुल लेंथ मॉक भी मिलेगा। दिस ऑल फ्री along with the revision classes. To join, mail name, telegram id, mobile number at paulsciencehelp@gmail.com। इस तरीके से आप पॉल साइंस हेल्प से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं।
ये है वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com है, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है और ट्विटर @paulsciencehelp। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।